तो आज हम सब पढ़ेंगे पाठ सज़ा। और ये पाठ मैंने लिया है हिंदी की पुस्तक पलाश से। तो इसको आज हम सब समझते हैं। इसका शीर्षक है सज़ा और इसको लिखा है कंदुनिका कापड़िया ने। और इनके बारे में थोड़ा हम जान लें क्या है ये लेखिका। तो ये कंदुनिका कापड़िया ये गुजराती भाषा की साहित्यकार हैं और इनके द्वारा रचित एक उपन्यास सात पगला आकाशमा के लिए उन्हें सन 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी जो भाषा है वो गुजराती है और इनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1927 लिंबड़ी गुजरात भारत में और 2020 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये मुख्यतः जो है गुजराती भाषा की लेखिका रही हैं। इन्होंने उपन्यास आदि की भी रचना की है और बहुत सारे इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो इस पाठ को हम कोशिश करते हैं हम लोग कि लाइन टू लाइन इसकी व्याख्या आपको समझा दी जाए। तो बहुत ही प्यारा पाठ है ये, बहुत ही अच्छा पाठ है। जैसा इसका नाम है सज़ा और उसी के आधार पर इसमें आप देखेंगे कि मनुष्य अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है, सोचता है कि अरे ये छोटी सी गलती है, लेकिन वही एक छोटी गलती जो है उसके जीवन भर के लिए उसके लिए एक काला धब्बा की तरह बन जाती है। तो आइए हम सब इस पाठ को समझते हैं। बहुत दिनों बाद गांव लौटना कितना सुखद होता है, यह बात वे ही जानते हैं जिन्होंने अपने बचपन को बहुत चाहा हो। जिन लोगों की जड़ें धरती की मिट्टी से उखड़कर बेकार की चीज़ों के आनंद से बिखरकर सांसारिक सुख के रास्ते में धन और सत्ता के संग्रह में अवरुद्ध हो जाती है, उनके लिए तो उनका बचपन विस्मृति के समुद्र में फेंक देने की चीज़ होती है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि इस समय अपनी जो वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हैं कि इस समय बहुत दिनों के बाद वो गांव लौट रहे हैं और उनके गांव लौटने का जो कारण है वो भी आगे हम देखेंगे क्यों वो गांव लौट रहे हैं बहुत दिनों के बाद। तो वो लिखते हैं कि जिन लोगों की जड़ें धरती की मिट्टी से उखड़कर बेकार की चीज़ों के आनंद से बिखरकर सांसारिक सुख के रास्ते में धन और सत्ता संग्रह में अवरुद्ध हो जाती, मतलब जिन लोगों का जो बचपन है, जो उनकी संस्कृति है और जो उनका रहन सहन है, जो उनका वातावरण है, उनका परिवेश, जिस परिवेश में उन्होंने जन्म लिया और जिस परिवेश में वो पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उससे अलग जब वो सांसारिक सुख में चले जाते हैं और धन और सत्ता मतलब अपने अस्तित्व को बनाने, अपने इस स्थान को मजबूत करने के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं तो उसके संग्रह के कारण जो अब बाधा उत्पन्न होती है उसको वो जो है उनके बचपन की स्मृतियों को भुला देती है। और ऐसा हो जाता है जैसे समुद्र में यदि हम किसी चीज़ को फेंक दें तो उसको ढूंढना, उसको पाना, प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है, इतना गहरा है कि अगर हम कोई छोटी सी चीज़ अगर उसमें खो भी देते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े जहाज़ और बड़े बड़े जो भी टैंकर हैं आदि, जब वो विलीन हो जाते हैं समुद्र में तो उसको भी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमको अपनी बचपन की जो यादें हैं या जो हमारा जो बचपन है उसको हमको अपने धन और सत्ता में जो है उसको विलीन नहीं करना चाहिए, उसको बिखरने नहीं देना चाहिए, उस सुख को और उस आनंद को, क्योंकि ये ऐसा आनंद है कि जो खो जाता है तो फिर दोबारा मिलता नहीं है। आगे वो कहते हैं, मेरे लिए बचपन के मायने हैं हरी भरी घास में महकते मैदान, उन मैदानों में फैली खामोशी जो धीमी से धीमी आवाज़ में झंकृत हो उठे। तो वो आगे बताते इनके लिए बचपन का मतलब है कि हरे भरे घास में घूमना फिरना, मैदान में खामोशी भरी जो मैदान होते हैं उसमें धीमी सी आवाज़ में कुछ सुनना और
तो उस लंबे चौड़े खामोश मैदान में उनको पसंद है उन धीमी आवाज़ों को सुनना। जैसे पीपल का जो वृक्ष होता है, जब हवा चलती है तो बड़ा ही मधुर संगीत उन पत्तों से, जब वो पत्ते आपस में टकराते हैं, बहुत ही मधुर संगीत उनमें से निकलता है। और पक्षियों के जो गीत होते हैं बहुत ही सुंदर लगता है। आप शांत माहौल में इसको सुनिए, बहुत ही आनंद का अनुभव आपको होगा। विशेष तौर पर जब प्रातः का समय होता है, जब चिड़िया जो है चहकना शुरू करती हैं और ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, तो ऐसे माहौल में, शांत माहौल में आप बैठिए, चिंतन करिए, बड़ा ही आनंद का अनुभव आप करेंगे। उसके बाद ये बताते हैं, बहुत वर्षों के बाद मैं गांव लौटा था। गांव में बहुत कुछ बदल गया था, रास्ते बदल गए थे, मकान बदल गए थे, स्कूल का भवन नया बन गया था, कुएं एवं पंप, सार्वजनिक नल लग गए थे। तो मतलब ये अब बताते हैं कि बहुत समय के बाद गांव वापस आने पर उन्होंने बहुत सारा बदलाव देखा, रास्ते भी बदल गए थे और बहुत सारे जो कच्चे मकान रहे होंगे वो बदल गए होंगे, वो नए बन गए होंगे। और जो स्कूल का भवन था तो वो भी नया बन गया था, उसकी बिल्डिंगें नई हो गई थी। और सरकारी जो पंप थे, सार्वजनिक नल लग गए थे उसकी जगह पे, कुओं की जगह पे। पहले लोग कुओं से पानी भरा करते थे, तो उसकी जगह पर सार्वजनिक नल लग गए थे। ये नल जैसे सरकार की ओर से लगाए जाते हैं, तो वो लग गए थे। पर समुद्र तट वाला विस्तृत क्षेत्र अभी वैसा का वैसा था। किनारे की पट्टी पर दूर तक पसरा हुआ झाऊ के वृक्षों का वन, अत्यंत निर्मल रेत का आंचल और किनारे से दिखती दूर बहती सफ़ेद पालों वाली नौकाएं पहले तो यूँ लगती मानो एक ही जहाज़ समुद्र की यात्रा पर अकेला चला जा रहा है। तभी दूसरा दिखता, फिर तीसरा और चौथा। तो वो बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें गांव में तो बदल गई हैं, लेकिन समुद्र के तट का जो किनारा है वो अभी भी वैसा ही है, विस्तृत है, विशाल है। और अभी भी वो झाऊ के वृक्ष और झाऊ के जो जंगल हैं और बहुत ही निर्मल रेत है। तो बहुत दूर तक जो है सफ़ेद रेत उनको दिखाई देती है। और सफ़ेद नाव पर जो पाले होती हैं, जिससे वो हवा के बहाव को कंट्रोल करते हैं और अपनी नाव को उस दिशा में वो घुमा सकते हैं पाल के द्वारा, तो वो उनको दिखाई देता है। और एक के बाद पहले एक नाव दिखता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके सब दिखाई दे रहे हैं उनको। रात को उन नौकाओं में दीप जलते, मछुआरे मछली पकड़ते। जीवन में शांति और नीरवता का कोई अनुभव स्थायी रहा तो यही। तो बताते हैं कि पहले की तरह ही, जब वो बचपन में जिस तरह वो देखा करते थे, किस तरह मछुआरे नाव पकड़ा करते हैं, मछली पकड़ा करते हैं, और रात के समय वो दीपक जलाकर, क्योंकि वहाँ पे तो अंधेरा रहता है, लाइट की तो व्यवस्था होगी नहीं, तो दीप जलाकर किस तरह वो मछलियाँ पकड़ते हैं और उनके जीवन में जो शांति है और वो अनुभव जो उन्होंने किया, तो वो बिल्कुल स्थायी है, पहले की तरह ही है। आज भी अगर कुछ नहीं बदला है तो इनकी जीवन शैली। इस सफ़ेद रेत पर बैठकर उफनते समुद्र में बहती पालदार नौकाओं को निहारते रहने का, और उनका जो अनुभव है सफ़ेद रेत पर बैठ के उस पाल वाली नौकाओं को निहारते रहना, तो ये अनुभव जो है बहुत ही स्थायी है, ये नहीं बदला। ये अनुभव जो उनको पहले हुआ करता था, आज भी वही अनुभव होता है जब वो समुद्र के किनारे रेत पर बैठते हैं। तो फिर आगे बताते हैं, समुद्र तट पर आकर मैं खड़ा हुआ कि मुझे गणित वाले मास्टर जी याद आ गए। वे यहीं रहते थे, यहीं हरे सुंदर बाड़ लगा आंगन और छोटा सा मकान। उन दिनों हम लोग शिक्षकों से बहुत डरते थे, पर कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाते थे। तो अब यहाँ पर लिखते हैं कि उनको याद आता है अचानक से उनके गणित वाले मास्टर, गणित वाले मतलब मैथ के टीचर, उनको अचानक से मैथ के टीचर की याद आ जाती है। और उनका घर याद आ जाता है कि हरी हरी सुंदर बाड़े लगे थे उनके घर के चारों तरफ, और छोटा सा आंगन था और मकान है उनका। और उसके बाद जो है कहते हैं कि उन दिनों जो है वो टीचरों से बहुत डरा करते थे, लेकिन कभी कभी मजाक भी कर लिया करते थे। खैर आजकल तो मजाक ही आपको देखने को मिलेगा कि टीचर का लोग मजाक ही करते हैं,
डरना डरना तो दूर रहा, आदर आदर तो बहुत ही दूर की बात है। खैर कोई बात नहीं। फिर आगे वो बताते हैं कि उनको अचानक से अपने मास्टर जी की याद आ गई। फिर लिखते हैं, हवा के शुद्ध स्वच्छ महासागर में जिस तरह से धुएं के प्रदूषण की पहली धारा प्रविष्ट होती है, मैं थोड़ा बड़ा हुआ कि मेरे तरल श्वास में एक प्रदूषण घुमड़ने लगा। अब ये धीरे धीरे ये भी बता रहे हैं कि माहौल में कितना ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। हमारा जो वायुमंडल है, एक तरह से इशारा करते हैं कि उसमें भी परिवर्तन आ गया है। और शुद्ध हवा में वो जो सांस ले रहे हैं समुद्र के किनारे टहलते हुए या बैठकर, तो अचानक से एक धुआं जो है, प्रदूषण जो है उनके श्वास में जाता है, घुमड़ने लगता है। मेरे पिताजी ने स्कूल के भवन निर्माण के लिए बहुत सा धन दान दिया था। वे प्रबंधकारिणी समिति में थे और एक बड़े वकील होने के कारण उनकी खासी प्रतिष्ठा थी। तो जिस विद्यालय में ये पढ़ा करते थे लेखक, उसके भवन के निर्माण के लिए इनके पिताजी ने बहुत सारा धन दिया था। और वो उस कमेटी में थे, मेंटेनेंस कमेटी में थे वो उस समय। और इसकी वजह से, और वकील भी थे, और जिसकी वजह से उनका बड़ा मान था, बहुत प्रतिष्ठा थी उनकी, उनके पिता की। तो हो सकता है पिता की प्रतिष्ठा थी, तो हो सकता है इनको भी थोड़ा सा गुमान रहा होगा कि हाँ, मेरे पापा तो इतने बड़े वो हैं, पोस्ट पर हैं, इतनी मदद करते हैं। तो स्वाभाविक है बच्चों के मन में थोड़ा ऐसा आ जाता है ऐसी फीलिंग्स। फिर आगे बताते हैं, इस बात का मुझे तब पता चला जब उन्होंने मुझसे एक बार पूछा, तुम्हारे मास्टर तुम्हें ठीक से पढ़ाते तो हैं? कोई तुम्हें तंग करे तो बताना, सीधा कर दूंगा। तो ये बात लेखक को जब इनके पिता ने जब ये प्रश्न उनसे पूछा, तब उनको लगा कि हो सकता है कि पिता का इतना रुतबा है कि अगर मैं इनसे कह दूं कि हाँ कोई मुझे तंग करता है, तो पिता तो उनकी खबर ले लेंगे। तो देखो बच्चों, मैं आपको भी इसके ज़रिए यही बताना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है, जब आपके बड़े आपको इस तरह से कहते हैं या आपको शय देते हैं, तो बहुत से बच्चों की हिम्मत बढ़ जाती है कि हाँ भाई, मेरे सर पे मेरे माँ का हाथ है, मेरे पिता का हाथ है, और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये मेरे लिए खड़े हैं, मैं अगर गलत भी करूँ तो हो सकता है ये मेरे लिए खड़े हों। तो ऐसी फीलिंग्स बच्चों के अंदर आ जाती हैं, लेकिन आप अपनी समझ का सहारा लें। फिर आगे बताते हैं, पहले तो मैं स्तंभित रह गया, मतलब पहले वो एकदम चौंक गए, स्तब्ध रह गए अपने पापा के मुंह से इस तरह की बात सुनकर कि कोई तुम्हें परेशान करे तो बताना। कि रह गया कि नाटे कद के दुबले पतले मेरे पिताजी हमारे ताकतवर हट्टे कट्टे मास्टर को कैसे सीधा कर सकेंगे। अब वो बच्चा है, बच्चे मन है, तो वो अपने सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी तो उनका कद नाटा है, पतले भी हैं, और मेरे टीचर हट्टे कट्टे मोटे ताजे मास्टर है, कैसे वो उनको सीधा करेंगे। सीधा करने का मतलब तो बच्चे के मन में यही आया होगा, पापा दो चार घूंसा मारेंगे, घुमा के पटक देंगे, तो मेरे मास्टर सीधे हो जाएंगे, उनको सबक सिखा देंगे। या किसी बच्चे की मैं शिकायत करूँगा कि ये बच्चा परेशान करता है, तो हो सकता है बच्चे को भी इस तरह से करें। तो बाद में मैं समझा कि वह पैसों और प्रतिष्ठा की ताकत थी जिसने उन्हें यह कहने की शक्ति दी थी। तो पिता तो शक्तिशाली थे नहीं, ताकतवर थे नहीं, लेकिन ये शक्ति कहाँ से उनके पास आई? जो उनका रुतबा था, जो उनकी प्रतिष्ठा और पैसा जो उनके पास था, धन जो उनके पास था, उसकी वजह से उनके अंदर ये ताकत आई कि वो इतना सब कुछ बोल सकें। और आप भी ऐसा देखे होंगे कि भले ही शरीर से व्यक्ति दुबला पतला रहे, लेकिन अगर उसके अंदर प्रतिष्ठा है, धन संपत्ति है, तो वो अपने आप को किसी शेर से कम नहीं समझता। वो उसको ये लगता है कि धन दौलत की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। और ये स्वाभाविक है, लोग ऐसा सच में सोचते हैं। फिर बताते हैं, उन्हीं दिनों मैंने एक अपराध किया। अपराध तो उसे आज कह रहा हूँ, उन दिनों तो मैं एक पराक्रम था। सच बात है, अभी आप आगे पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे कि उन दिनों के लिए वो जो है एक किसी पराक्रम से कम नहीं था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। वो ऐसा मन में सोच रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं। गणित की परीक्षा थी। अब आगे वो बताते हैं कि गणित का टेस्ट चल रहा था। परीक्षा से पहले के दिनों में मैंने बहुत मौज मस्ती की थी। मतलब परीक्षा के पहले जो है इन्होंने खूब मौज मस्ती की, पढ़ाई पे इन्होंने मन नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पापा ने पहले ही बोल दिया है
कि अगर कोई परेशान करे तो तुम्हें बताना, तुम मुझे बताना। तो उसके बाद जो है वो ऐसा कह देते हैं। उसके बाद वो बताते हैं बहुत सैर सपाटे किए थे, खूब घुमाई की थी, कुछ पढ़ाई में इन्होंने अपना मन नहीं लगाया। मेरे दोस्त भी मेरे तरह थे और उनके जो दोस्त थे वो भी उनकी तरह थे। तो यहाँ पर एक बार मैं आपसे बताना चाहूँगी कि अच्छा बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो बच्चों, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी संगति कैसी है, किस तरह के दोस्तों के संग आप अपना समय बिता रहे हैं, क्योंकि अच्छे चरित्र को भी बुरी संगति बिगाड़ देती है। अगर आप अच्छे दोस्तों की संगति में हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, और अगर आपने ये सोच रखा है कि मौज मस्ती ही सब कुछ है और हंसी मजाक कर लेने से क्या होता है, कुछ भी तो नहीं होता, थोड़े पल का मज़ा ही तो है, लेकिन ये आपके चरित्र को ख़राब कर देगा बच्चों। आपको जो है आगे चल के बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसे दोस्तों से आप दूर रहें, ऐसे लोगों की संगति ना करें, इन लोगों के साथ उठना बैठना ना करें। तो ध्यान रखें कि आपकी संगति किन लोगों से है। तो आगे बताते हैं, पर उन लोगों ने अंतिम दिनों में परीक्षा की तैयारी कर ली थी। अब वो बड़े होशियार रहे होंगे, मौज मस्ती भी उन्होंने की और अंत समय में उन्होंने पढ़ाई भी कर ली, लेकिन ये रह गए अकेले। इनको लगा कि भाई मेरे सामने ये खेलते कूदते हैं और ये घर पे भी वैसे ही होंगे, लेकिन वो होशियार थे। संगति तो इन्होंने इनके साथ करके उनको तो पढ़ाई से विमुख कर ही दिया, लेकिन ये समझ नहीं पाए इस बात को। तो कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों के चक्कर में बच्चे धोखे में रह जाते हैं, वो अपना काम निकाल ले जाते हैं और सीधे बच्चे धोखे में रह जाते हैं। परीक्षा में मुझे कुछ भी नहीं आया। आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद भी मुझे पहला सवाल हल नहीं हुआ था। मैं अंदर ही अंदर कांपने लगा। फेल होना बहुत बड़ी बेइज्जती थी, बिल्कुल बेइज्जती थी इनको लग रही होगी, क्योंकि इनके पिताजी इतने प्रतिष्ठावान थे। तो इनको लग रहा होगा कि अगर मैं फ़ेल हो गया, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, मेरे पिताजी की नाक कट जाएगी और वो मुझ पर क्रोधित होंगे, क्या होगा मेरा। तो इस तरह के वो उधेड़ बुन में थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं रोकती हूँ, आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाया जाएगा। ओके।